हेलो विद्यार्थियों, आज हम सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम कोणीय आवर्धन की बात करेंगे। कोणीय आवर्धन होता क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं दृष्टिकोण की। हम जानते हैं हमें कोई भी वस्तु किस प्रकार स्पष्ट होती है। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण हमारे नेत्र लेंस पर आपतित होती है और नेत्र लेंस उसका प्रतिबिंब रेटिना यानी कि दृष्टिपटल पर बनाता है। ठीक है, तो दृष्टिपटल पर बनने वाले प्रतिबिंब का जो आकार होगा उसी के अनुसार हमें वस्तु का आकार प्रतीत होगा। इस आकार को हम बोलते हैं आभासी आकार। और यह आकार किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है दृष्टिकोण पर। दृष्टिकोण या कह लीजिए दर्शन कोण, इसका मान जितना अधिक होगा प्रतिबिंब पर बनने वाला आकार भी उतना ही अधिक होगा और वस्तु का आकार हमें उतना बड़ा प्रतीत होगा। और अगर ये कोण अल्प है, दृष्टिकोण या कह लीजिए दर्शन कोण, तो बनने वाले प्रतिबिंब का आकार दृष्टिपटल पर यह भी कम होगा और वस्तु का आकार हमें कम प्रतीत होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों की बात करते हैं। दृष्टिकोण क्या होता है? वस्तु द्वारा हमारे नेत्र पर अंतरित कोण दर्शन कोण या दृष्टि कोण कहलाता है। ठीक है, आभासी आकार की बात करें तो अभी बताया कि किसी वस्तु का आकार जो हम अनुभव करेंगे वो निर्भर करता है कि उस वस्तु का हमारे दृष्टिपटल पर बनने वाला आकार कितना है, जो प्रतिबिंब का आकार कितना है, इस पर निर्भर करता है। और ये प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है कि वस्तु हमारे नेत्र पर कितना दर्शन कोण अंतरित कर रही है। अगर ये दर्शन कोण या कह लीजिए दृष्टि कोण अधिक है तो हमें आकार बड़ा प्रतीत होगा और अगर ये आकार कम है तो हमें आकार कम प्रतीत होगा। ठीक है, अब इस चीज को हम सामान्य उदाहरणों द्वारा देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु दूरस्थ स्थित है, आकार में वो बहुत बड़ी है लेकिन वो हमें आकार में छोटी प्रतीत होगी क्योंकि दूरस्थ स्थित है। तो उसके द्वारा हमारे नेत्र लेंस पर बनने वाला दर्शन कोण क्या होगा? अल्प होगा। लेकिन जैसे जैसे हम उस वस्तु के निकट जाते जाएंगे तो वो आकार में हमें बड़ी प्रतीत होती जाएगी। इसे हम इस चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये नेत्र है और ये एक वस्तु है, इसका आकार हम समान ले रहे हैं, ऊंचाई h से दर्शा रहे हैं। अगर ये नेत्र के निकट स्थित है तो आप देखेंगे कि इसके द्वारा बनने वाला दर्शन कोण अधिक है। प्रतिबिंब का आकार जो हमारे नेत्र दृष्टिपटल पर बनेगा, नेत्र के दृष्टिपटल पर, वो भी बड़ा होगा और वस्तु हमें आकार में बड़ी प्रतीत होगी। लेकिन अगर ये दूर स्थित है तो इसके द्वारा आपका दृष्टिपटल पर बनने वाला आकार कम होगा क्योंकि दर्शन कोण कम होगा और ये हमें आकार में छोटी या अल्प प्रतीत होगी। ठीक है, यही प्रक्रिया होती है। अब इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शियों में। इसमें क्या किया जाता है? नेत्र पर बनने वाले दर्शन कोण के आकार में वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि जो प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर बनेगा, दृष्टिपटल पर बनेगा, उसका आकार अधिक होगा और वो वस्तु हमें अधिक बड़े आकार में प्रतीत होगी। अब बात करते हैं हम कोणीय आवर्धन। तो कोणीय आवर्धन क्या होता है? ध्यान होगा जैसे आपने रेखीय आवर्धन पढ़ा था, तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा थी कि किसी भी लेंस या दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, और वस्तु के आकार का अगर हम अनुपात लें तो कहलाता था रेखीय आवर्धन। यहाँ पे भी लगभग यही प्रक्रिया है। यहाँ पे वस्तु भी हमारे नेत्र पर दर्शन कोण आपतित करती है और अगर हम किसी प्रकाशिकी यंत्र का उपयोग करें तो बनने वाला प्रतिबिंब भी हमारे नेत्र पर एक दर्शन कोण आपतित करता है। ठीक है, वस्तु द्वारा नेत्र पर बनने वाले दर्शन कोण को हम अल्फा से दर्शाते हैं और प्रतिबिंब द्वारा जो प्रकाशिकी यंत्र के द्वारा बन रहा है बनने वाले दर्शन कोण को हम बीटा से दर्शाते हैं। तो बीटा अपॉन अल्फा ये कहलाता है आपका कोणीय आवर्धन। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की। तो सरल सूक्ष्मदर्शी मूलतः आपका एक उत्तल लेंस होता है, कम फोकस दूरी, कम द्वारक का। ठीक है, हम जानते हैं और आप पढ़ भी चुके हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब अगर हम बनाते हैं तो ये प्रतिबिंब किस प्रकार हमें प्राप्त होते हैं। अब उसमें एक स्थिति थी कि यदि हम वस्तु को लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य रख दें तो उसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की ओर यानी कि बाईं ओर आवर्धित होगा। ठीक है, सीधा होगा, आभासी होगा और अनंत और वस्तु के मध्य स्थित होगा। यही प्रक्रिया यहाँ पर है। ठीक है, इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी मूल रूप से एक उत्तल लेंस है जिसे हम धातु या लकड़ी के एक फ्रेम में व्यवस्थित करते हैं और ये फ्रेम हैंडल युक्त होता है जिससे हम आसानी से उसका प्रयोग कर सकें।
अब जिस भी वस्तु को हमें आवर्धित करके देखना होता है उसे हम लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य रखते हैं या व्यवस्थित करते हैं। तो हमें उस वस्तु का सीधा, आभासी, आवर्धित और वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हम इस प्रक्रिया में समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक वस्तु है, इसका आकार h है, ठीक है। अब किसी वस्तु को अगर हम स्पष्ट देखते हैं तो कम से कम हम उसे अपनी नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी या निकट बिंदु पर रखते हैं, जिसको हम दर्शाते हैं कैपिटल D से। तो अगर हम इसे स्पष्ट देख रहे हैं तो हम निकट बिंदु पर रखेंगे और इसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर प्राप्त होगा, ठीक है, वो निर्भर करेगा इसके द्वारा बनने वाले दर्शन कोण पर। मान लीजिए इसके लिए दर्शन कोण क्या है, अल्फा है, ठीक है। अब हमें इसे आवर्धित करके देखना है तो हम प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग करेंगे और वो हम कौन सा यंत्र ले रहे हैं, आपका सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का हम प्रयोग करते हैं और इस वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखते हैं, ठीक है। अब जब हम इसे और एफ के मध्य रखते हैं तो इसका सीधा, आभासी, आवर्धित प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हमें प्राप्त होता है। मान लीजिए इसका आकार एच डैश है क्योंकि आकार में बड़ा होगा, ठीक है। अब हमें इसके आवर्धन का अध्ययन करना है। तो आवर्धन के अध्ययन के लिए, क्योंकि अल्फा तो हमें प्राप्त है, बीटा प्राप्त करना होगा। तो बीटा कौन सा होगा कि इस प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनने वाला दर्शन कोण। तो ये आपका क्षैतिज है, मुख्य अक्ष को आप एक तरह से क्षैतिज मानकर चल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इससे चलने वाली ये किरण जो प्रकाशिक केंद्र से सीधी निर्गत होती है, ये नेत्र पर सीधी आपतित होगी, तो हम इस किरण को लेते हैं, ठीक है। तो क्षैतिज के साथ इस किरण के द्वारा बनने वाला कोण ये कहलाएगा इस प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, बीटा से, ठीक है। और आप एक चीज और ध्यान देंगे कि अगर आप चाहे त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ ले या ए बी ओ ले, यहाँ पर कोण ओ या कह लीजिए ए ओ बी या ए डैश ओ बी डैश, इन दोनों के मान बीटा ही है, ठीक है। अब इसी त्रिकोणमितीय अनुपात का हम उपयोग करते हुए हम आवर्धन प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी, यहाँ पर बनने वाला दर्शन कोण अल्फा है, तो इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएगा tan अल्फा बराबर किसके, h/d कहेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद हम लेंगे प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण, दर्शन कोण, ठीक है, जिसको हम दर्शाते हैं बीटा से। तो प्रतिबिंब ये है ए डैश बी डैश और इसके द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण क्या है, आपका बीटा है, ठीक है। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से tan बीटा बराबर किसके, h डैश v, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इस त्रिभुज में देखें ए बी ओ, ठीक है, तो यहाँ पे कोण O यानी कि ए ओ बी ये भी बीटा है। इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं तो tan बीटा किसके बराबर आ जाता है, h/u के। यानी कि हम लिख सकते हैं कि tan बीटा बराबर किसके, h डैश अपॉन v बराबर h/u, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि लेंस जो हमने प्रयोग किया उसकी फोकस दूरी अल्प है, अल्प द्वारक का है, तो बनने वाले सभी कोण अल्प होंगे। और अल्प कोणों के लिए हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है किसके, थीटा के। इस तरह से tan अल्फा बराबर किसके आ जाएगा, अल्फा के, और tan बीटा बराबर आ जाएगा बीटा के। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ जाती है h/d, बीटा बराबर आ जाता है h डैश अपॉन v बराबर h डैश अपॉन u, ठीक है। अब हम इन दोनों समीकरणों का उपयोग करते हैं आवर्धन का मान ज्ञात करते हैं। आवर्धन को दर्शाते हैं m से, स्मॉल या कैपिटल आपको इसे से भी दर्शा सकते हैं। बीटा बराबर, तो m बराबर होता है बीटा अपॉन अल्फा, बीटा की वैल्यू रखेंगे h डैश अपॉन v, ठीक है, और बटे में h/d। जब ये रखेंगे तो d ऊपर चला जाएगा और h नीचे, तो h डैश अपॉन v गुना d अपॉन h, ठीक है। अब हम जानते हैं h डैश अपॉन v किसके बराबर है, h/u के। तो इसके स्थान पर हम ये रख देते हैं h/u, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो आवर्धन आ जाता है d/u, ठीक है। लेकिन जो भी हम मान लेंगे लेंस के लिए या दर्पण के लिए, आपको बताया था चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंगे। तो चिन्ह परिपाटी से ये मान आता है m बराबर -d/-u, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी कि d/u, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन। अब हम जानते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है नेत्र पर या हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो उसके लिए, यानी कि जिस वस्तु को हम देख रहे हैं वो हमारी 25 सेंटीमीटर से अनंत के मध्य कहीं भी हो सकती है। तो इसी प्रकार जो आपका ये प्रतिबिंब बन रहा है ये 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक कहीं भी हो जा सकता है, यानी कि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है और दूरस्थ बिंदु आपका अनंत है। तो हम दोनों अवस्थाएं लेते हैं, दोनों चरम स्थितियां, यानी कि निकट बिंदु के लिए भी और
दूरस्थ बिंदु के लिए भी। ठीक है, तो यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु पर बने, और इस दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल डी, तो आवर्धन क्या होगा, आवर्धन का संबंध इस सूत्र द्वारा दिया जा रहा है, समीकरण 3 द्वारा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम लेंथ समीकरण का प्रयोग करते हैं, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे जो v है वो कहाँ ले रहे हैं, कहाँ पर बन रहा है, 25 सेंटीमीटर, किधर बनेगा, वस्तु की ओर, यानी कि आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान लेंगे, तो v बराबर -d। वस्तु भी आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में क्या दूरी है, u, तो u चिन्ह सहित लेंगे तो -u मान समीकरण में रखेंगे, तो 1/f बराबर 1/-d माइनस 1/-u, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1/f बराबर आ जाएगा -1/d प्लस 1/u। अब d से गुना करने पर पूरी समीकरण में d/f बराबर -1 प्लस d/u, d/u की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस d/f। तो d/u आवर्धन का मान है, और अगर प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो इसका मान ये होता है 1 प्लस d/f। ये मान यहाँ पर रख देंगे, तो इस स्थिति में जो आवर्धन होता है m बराबर होता है 1 प्लस d/f। अब ये वो स्थिति होती है जहाँ पर हमारी आंखें अधिक तनाव में होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे v कहाँ पर है, d पर है, ये न्यूनतम दूरी है, u भी आपका न्यूनतम होगा, और u हमेशा छोटा होगा v से। तो इसे देखने के लिए हमारी आंखें जो होंगी वो अधिकतम तनाव की स्थिति में होती है। इसके बाद अगली स्थिति लेते हैं, यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है, तो यहाँ पे v बराबर किसके आ जाएगा, इन्फिनिटी के, और आपका u बराबर किसके आएगा, -u के। मान समीकरण में रखने पर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो v के स्थान पर आप इन्फिनिटी रखेंगे, तो 1/f बराबर 1/इन्फिनिटी माइनस 1/-u, 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है, तो हमारे पास बचेगा 1/f बराबर 1/u। ठीक है, अब d से गुना करने पर तो ये d/f बराबर किसके आ जाएगा, d/u के। ठीक है, समीकरण 3 की सहायता से m बराबर किसके आ जाएगा यहाँ पर, d/f। अब ये वो स्थिति होती है जहाँ पर हमारी आंखें तनाव रहित होती हैं, यानी कि u बराबर f होता है और प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर। ठीक है, तो ये हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन। इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। तो क्या होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जो आपकी सरल सूक्ष्मदर्शी होती है उसके द्वारा जो आवर्धन होता है वो काफ़ी कम होता है, इसका मान लगभग 10 से कम होता है। ठीक है, तो आवर्धन बढ़ाने के लिए हम लेंसों का संयोजन कर सकते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इसी सिद्धांत का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 2 लेंस प्रयोग किए जाते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, दोनों ही लेंस अल्प फोकस दूरी अल्प द्वारक के होते हैं, जिनमें से एक लेंस वस्तु की ओर होता है जिसको हम अभिदृश्यक बोलते हैं। ठीक है, ये आकार में या कह लीजिए द्वारक में नेत्रिका लेंस से छोटा होता है। नेत्रिका लेंस वो लेंस होता है जो नेत्र की ओर होता है, और ये द्वारक में इससे बड़ा होता है, यानी कि अभिदृश्यक से बड़ा होता है। ये दोनों एक नलिका के सिरों पर व्यवस्थित होती है, और इस नलिका का आकार घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार 2 लेंसों के संयोजन से ये सूक्ष्मदर्शी बनी होती है, इस कारण इसको हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आइए इसके लिए आवर्धन का अध्ययन करते हैं। आवर्धन, ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए तो व्यवस्था जैसे अभी आपको समझाई, इसमें 2 लेंस होंगे, एक अभिदृश्यक जो वस्तु की ओर होगा, दूसरा नेत्रिका जो किसकी ओर होगा, नेत्र की ओर। दोनों एक नलिका के सिरों पर स्थित होंगे, तो इस नलिका या ट्यूब की लंबाई को आप घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अभिदृश्यक द्वारा वस्तु का एक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस द्वारा बनता है, जो आकार में काफ़ी बड़ा होता है अगर वस्तु से तुलना करें। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब आभासी होगा, वस्तु की तुलना में देखें तो विपरीत होगा, जबकि इसकी तुलना में देखें तो आपका सीधा होगा। ठीक है, आभासी होगा, आकार में काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, और जो ये आभासी वस्तु है इसकी ओर ही हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 लेंसों के संयोजन से किसी भी वस्तु को बहुत अधिक आवर्धित कर कर देख सकते हैं। ठीक है, अब डायग्राम को देख लेते हैं। ये भी वस्तु है, ये इससे u, क्योंकि अभिदृश्यक के लिए जो भी दूरियां लेंगे उसको दर्शाएंगे u0, जैसे f0 v0 से। नेत्रिका के लिए क्योंकि इसको दर्शाएंगे ue ve, क्योंकि नेत्रिका को दर्शाते हैं e से और अभिदृश्यक को दर्शाते हैं o से।
ठीक है। तो ये वस्तु अभिदृश्यक लेंस के सामने उपस्थित है, अभिदृश्यक को वस्तु की ओर रखते हैं। मान लीजिए ये दूरी क्या है, यू नोट, ठीक है। और इस अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी है वो आपकी एफ नोट है। ये नेत्रिका लेंस है, ठीक है, और इसकी जो फोकस दूरी है वो एफ है। तो सबसे पहले दो प्रकाश किरण लेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाएगी और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण आपकी सीधी निर्गत होगी। जहां ये किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी वहां पर अभिदृश्यक लेंस द्वारा ए बी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक होगा, सीधा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आकार में बड़ा होगा, ठीक है। दर्शा रहे हैं इसको ए डैश बी डैश से, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और इसका अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश इसके द्वारा प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेंस से इस प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाएंगे वी नोट से। ये इस वस्तु के लिए इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, दर्शाएंगे यू ई से। इसकी फोकस दूरी एफ ई है, ये इसका फोकस बिंदु एफ ई, ठीक है। ये अभिदृश्यक का फोकस बिंदु एफ ओ, ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब इस लेंस द्वारा बनता है तो इसको दर्शाएंगे वी ई से। अगर हम बिना सूक्ष्मदर्शी के इसको देखें तो वस्तु द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण दर्शन कोण हो कहलाएगा, दर्शाएंगे इसको अल्फा से। अब यहाँ पे अंतिम प्रतिबिंब ये बन रहा है, इसके द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण दर्शन कोण, इसको दर्शाएंगे हम बीटा से, ठीक है। अब अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आवर्धन क्या होता है, एम बराबर बीटा बटे अल्फा। अब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज ले रहे हैं ए बी ओ डैश से। टेन अल्फा बराबर किसके आ जाता है, ए बी अपॉन डी, ठीक है। अब हम क्योंकि बीटा का मान ज्ञात करना है और बीटा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण, इस तरह से हम दर्शाएंगे। तो ये किसके बराबर हुआ, हम ले रहे हैं ई ए डबल डैश बी डबल डैश, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश ई से, इस त्रिभुज से। अब ये कोण बीटा होगा और बीटा बराबर किसके, ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ई बी डैश। अब ध्यान दें, अगर हम ये त्रिभुज लें ए डैश बी डैश ई, तो इस त्रिभुज में ये ई कोण ये पुनः बीटा ही रहेगा, इसकी वैल्यू बीटा ही होगी। और इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए डैश बी डैश बटे ई बी डैश, ठीक है। अब हम जानते हैं क्योंकि दोनों ही लेंस अल्प फोकस दूरी अल्प द्वारा रखे हैं तो बनने वाले सभी कोण क्या होंगे, अल्प कोण होंगे, यानी कि टेन अल्फा बराबर अल्फा के और टेन बीटा बराबर बीटा के। अल्फा बराबर ए बी अपॉन डी और बीटा बराबर किसके आ जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ई बी डबल डैश बराबर ए डैश बी डैश बटे ई बी डैश। अब आप सोच रहे होंगे कि हम दो त्रिभुज बार बार क्यों ले रहे हैं, या कह लीजिए बीटा के दो मान क्यों ले रहे हैं। तो जरा ध्यान रखिए कि जो अंतिम प्रतिबिंब है ये आपका 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक बन सकता है, ठीक है। तो वी की वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता, ये 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक हो सकती है, लेकिन इसकी जो नेत्रिका लेंस से दूरी है वो लगभग एक निश्चित रहेगी जब तक कि हम इन लेंसों के मध्य की दूरी परिवर्तित नहीं कर देते, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये अनुपात लेते हैं और इसके अनुसार हम मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है आवर्धन, तो आवर्धन होता है बीटा बटे अल्फा, तो बीटा बटे अल्फा की वैल्यू रख देंगे। तो ये आ जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ई बी डैश, ठीक है। बटे में आएगा ए बी अपॉन डी, तो डी ऊपर ले आएंगे, ये गुना के रूप में इस तरह लिख लेंगे डी अपॉन ए बी। अब हम जानते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ई बी डैश किसके बराबर था, ए डैश बी डैश बटे ई बी डैश। अब हम ये वैल्यू रख देते हैं। अब ए बी को हम इसके साथ ले लेते हैं ए डैश बी डैश बटे ए बी गुना डी अपॉन ई बी डैश, ये समीकरण नंबर 2 आ जाती है, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये लेंगे हम अभिदृश्यक लेंस के लिए। अभिदृश्यक लेंस के सामने वस्तु थी ए बी, ठीक है, उसका प्रतिबिंब बनता था ए डैश बी डैश। अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी थी यू नोट और प्रतिबिंब की जो दूरी इसके द्वारा बना था वो थी वी नोट। तो हम दो त्रिभुज लेते हैं, यानी कि ये स्थिति थी कि ये आपका अभिदृश्यक लेंस था, इस तरह से ये वस्तु थी और इसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं आकर बनता था, ठीक है। तो हम ये इस तरह से ये आपका ले रहे हैं, तो ये ए, ये बी, ये ए डैश, ये बी डैश,
ये वाली अवस्था। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कोण ए ओ बी, ए डैश ओ बी डैश, ये दोनों सम्मुख कोण होंगे, ठीक है। ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, ये 90 डिग्री होंगे, यानी कि ये दोनों त्रिभुज समरूप आ जाएंगे, और समरूप त्रिभुजों को में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अतः ए डैश बी डैश बटे ए बी ये बराबर किसके आ जाएगा, ओ बी डैश बटे ओ बी। ये मान इस समीकरण में रखने पर m बराबर ओ बी डैश बटे ओ बी गुना डी अपॉन ई बी। अब आवर्धन का जो मान है उन दूरियों के रूप में आ गया जो हमें ज्ञात है। अब मान रख लेते हैं ओ चिन्ह परिपाटी से, ओ बी डैश वी नोट था, ओ बी माइनस यू नोट क्योंकि आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में, डी माइनस डी, ई बी डैश माइनस यू ई, ठीक है। अतः आवर्धन m बराबर किसके आ जाता है, माइनस वी नोट अपॉन यू नोट डी अपॉन यू ई। तो ये आवर्धन की समीकरण आ जाती है। अब उसी तरह से आपको बताया था कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन सकता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से लेके अनंत तक बन सकता है। तो दोनों ही अवस्थाएं लेंगे। सबसे पहले यदि अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर यानी कि डी पर बने तो नेत्रिका लेंस के लिए, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए बन रहा है, नेत्रिका लेंस के लिए लेंस सूत्र क्या हो जाएगा, 1/FV बराबर 1/V माइनस 1/UE। चिन्ह परिपाटी से लेंगे तो V किसके बराबर आएगा, माइनस डी के, और UE माइनस UE, चिन्ह सहित इसके मान लेंगे, ठीक है। मान रखने पर तो ये हो जाएगा 1/FV बराबर माइनस 1/D, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब डी से गुना करने पर तो D/FV माइनस 1, क्योंकि डी से डी कैंसिल हो जाएगा, डी अपॉन UE, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो डी अपॉन UE ये हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन FV। तो m बराबर हो जाएगा माइनस वी नोट अपॉन यू नोट कोस में 1 प्लस डी अपॉन FV। अब इस स्थिति में ट्यूब या नलिका की लंबाई जिनके सिरे पर ये दोनों लेंस व्यवस्थित होती है उस नलिका की लंबाई, या आप इस तरह भी कह सकते हैं दोनों लेंसों के मध्य की दूरी दर्शाएंगे कैपिटल L से, ये बराबर होगा वी नोट प्लस UE। इसके बाद हम बात करते हैं यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो यहाँ पे V इन्फिनिटी और UE बराबर किसके आएगा, माइनस UE के, ठीक है। मान रखेंगे तो 1/FV 1/V 1/इन्फिनिटी और ये माइनस 1/माइनस UE, ये आपका 0 के बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/FV बराबर किसके, 1/UE। डी से गुना करने पर D/FV बराबर डी अपॉन UE, ठीक है। तो अतः आवर्धन माइनस वी नोट अपॉन यू नोट डी अपॉन FV। और इस स्थिति में ट्यूब की लंबाई या कह लीजिए नलिका की लंबाई या दोनों लेंसों के मध्य की दूरी L बराबर किसकी होगी, वी नोट प्लस FV। तो ये हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन। आज के लिए इतना ही, कल हम परावर्ती दूरदर्शी का अध्ययन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।